my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your RKS Dr. Ranjan Sinha. Once again, I welcome you all in my classroom, in your new channel RKS Academy Zone. आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं कुछ क्लास ले लूं, तो आज पुनः मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। और जो पहला अध्याय हम लोग का था, जो मैं पहले भी एक क्लास लिया था, उसके ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। जो चीज़ हम लोग का लास्ट हो चुका था और जो हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ों को लेकर आज मैं आगे बढ़ूंगा। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर हमारे लिए सबसे पहले था वो था संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे, उसके बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चलिए क्लासरूम में बैठते हैं और बुक्स को लेकर सामने हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होगा उसी दौरान मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। हाँ, तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी मेरे 11th के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने राजनीति शास्त्र के लिए ये लास्ट लेक्चर जो दिया था, जहां पर हमने संविधान के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के जो संविधान, पहला अध्याय जो आप लोग का है संविधान क्यों और कैसे, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। चलिए उसको एक बार से फिर पुनः रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, हम आप लोगों को एक चीज बताएंगे कि संविधान का मतलब अर्थ क्या है। एक मोटे तौर से हम लोग फिर से एक बार देख लें। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जैसे कि मैंने बोला भी था। और जिसका क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों होता है, बनावट के अर्थ में किया जाता है, किसी चीज को बनाने के रूप में। यानी विशेषकर जैसे शरीर की बनावट देख रहे हैं, उसी तरह से एक नियम, एक ढांचा का बनावट, जिसके तहत राज्य, कानून, प्रशासन सब कुछ चले, उसमें से वो सुनिश्चित करता है। संविधान ही ये सुनिश्चित करता है कि एक मानव का मौलिक अधिकार क्या है, देश में जो प्रजा है वो किस तरीके से अपना अनुशासन हीनता से जीवन यापन ना करे, अनुशासन के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कैसे करे, कौन सी नीति मतलब जिसका वो पालन करे। ये सारी चीजें जो है, यानी उसका कार्य कौन देता है, संविधान। संविधान के अंतर्गत ही ये सारे जो नीतियों का जो है समावेश पाया जाता है। अब देखिए, संविधान के ऊपर हमने ये भी कहा था कि कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। संविधान क्यों और कैसे के लिए छोटी छोटी 2-3 परिभाषा जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखेंगे और लिख कर भी रखेंगे। अभी जैसे बुक से हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन उसके पहले मैं कुछ 2-4 चीजें आप लोगों को बता दूं। जैसा कि ब्राइस ब्राइस का क्या कहना है कि संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। आया समझ में? यानी संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। लास्की का क्या कहना है कि नियमों का वह भाग संविधान कहलाया है, यानी इस नियमों का वो भाग संविधान कहलाया है या कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि क ऐसे नियम कैसे बनाए जाए, ख किस प्रकार वे बदले जाए और ग उन्हें कौन बनाए। देखिए, स्पष्टतः जो बात मैंने अभी क्या कहा कि संविधान एक नियमों का एक तरह का सूची है, एक उसमें हम लोग क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशन जैसे क्या है, उसमें कैसे सारी चीज का बनावट किस तरह का होना चाहिए, नियमों का एक बनावट, एक श्रृंखला, यानी नियम कैसे बनाए जाए, किस प्रकार से वो बदले जाएं, संशोधन कैसे हो या फिर उसे कौन बनाए। ठीक है। तीसरा एक और डेफिनेशन जो है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको भी आप लोग नोट करेंगे। डायसी के अनुसार संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। याद रहेगा, संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। याद रहेगा इस चीज को, जो चीज मैंने अभी बोला इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। संविधान का महत्व क्या है? संविधान का महत्व क्या है? संविधान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह समाज के ढांचे को बदलता है। इसमें केवल संस्थाओं के मूल तत्व ही नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकार का ढांचा भी शामिल है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए ऐसे संविधान की रचना करता है जो उसकी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। आई बात समझ में? देखिए, ये सारी चीजें जो है इसको आपको दिमाग में रखना है। जेलेनिक जेलेनिक ने क्या कहा था?
उसको आप ध्यान से देखें। जेलेनिक ने क्या कहा है कि संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान विहीन राज्यों की सत्ता असंभव है। बात आई समझ में? संविधान विहीन राज्य की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान विहीन राज्यों की सत्ता असंभव है। संविधान के अभाव में राज्य को अराजक कहा जाता है। अगर नियम कानून प्रणाली कुछ भी नहीं रहे, कैसे समाज चलेगा, कैसे राज्य चलेगा, राज्य का विकास कैसे होगा? ये सारी चीजें जो है ये संविधान के अंदर ही दर्ज है। अब समझ में आया कि संविधान क्यों और कैसे। अब देखिए इसके ऊपर जो हमने पहले भी जो उसके कार्य को हम लोग दर्शाया था, हमने कुछ पढ़ा भी है, उसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको हमने पहला क्या पढ़ा था कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास विश्वास बना रहे। यानी संविधान के कार्य में अगर आप इसको ये जो इतना बड़ा कार्य लिखा हुआ है इसको थोड़ा संगठित करें और इसको आप कह सकते हैं कि संविधान समन्वयकर्ता के रूप में, यानी समाज में विभिन्न वर्ग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न वर्गों के अलग-अलग रहन-सहन, बात-विचार, पहनावे-ओढ़ावे, रीति-रिवाज होते हैं, तो उनकी भाषा भी अलग-अलग होती है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। उनकी भौगोलिक बनावट, जलवायु और मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से भी एक क्षेत्र पिछड़ा होता है, तो दूसरा काफ़ी उन्नत होता है। यानी इन सारे चीज़ों को लेकर उनके तरफ ध्यान रखना संविधान का ही कार्य है। सबको ध्यान में रखते हुए कार्य करना ही संविधान का कार्य है। चलिए आगे चलते हैं फिर देखते हैं। यानी इस पहला कार्य के अंदर आपने इसको नोट कर लिया होगा कि मैंने क्या बोला इसको कार्य के रूप में। पहला कार्य अवश्य याद रखेंगे। दूसरा जो आज नया चीज जो हम पढ़ने के पहले एक चीज और रिपीट कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा बुक्स के लाइन में क्या लिखा हुआ था कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। यानी संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी निर्णयकर्ता की पहचान करना, निर्णयकर्ता कैसे, संविधान का जो सेकंड वर्क जो है, दूसरा काम क्या होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन निर्णय लेगा कि किस तरीके से राज्य चलेगा, समाज का बनावट कैसे होगा। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, किस तरीके से हम सरकार बनाएंगे। अगर हमारे यहाँ प्रजातंत्र है तो हमारी ये शासन व्यवस्था किस तरीके से चलेगा। ठीक है। अब देखिए ये पिछले हम लोग ने डिस्कस किया था, उसको हमने एक बार रिपीट किया। यहाँ कुछ और मूल चीजों आपको जो है मूल चीजें आपको मैंने बताते हुए आगे बढ़ा। अब यहाँ पर जो हम लोग आगे देखते हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यानी सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, हमने शक्तियों पर क्या सीमाएं हैं, शक्ति पर प्रतिबंध लगाना ये भी उसका ही कार्य है। किसका? संविधान का। जो जैसे मनचाहा अगर काम करने लगे, अपने अपने शक्तियों का अगर दुरुपयोग करने लगे लोग राज्य के अंदर, समाज के अंदर, तो फिर समाज की क्या औचित्य रहेगी। समाज कैसे द्विखंडित हो जाएगा, राज्य कैसे रह सकता है। अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता में कानून बनाए तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उससे ये निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का मतलब उदाहरण है कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें से देखिए हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हमारा संविधान कुछ इस तरह का लचीलापन है इसके अंदर। वो तय करता है कि कैसे सरकार अपने शक्ति पर प्रबंध कैसे रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो मनमानी करेगा अपने व्यक्ति के साथ, अपने राज्य के लोगों के साथ। आई बात समझ में? ये चीज़ जो है ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यानी तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, सरकार के शक्ति पर जो है प्रतिबंध रखना। ये भी सीमाएँ, उसका सीमा रेखा खींचना। मौलिक रूप देखिए बुक का लाइन बाय लाइन आप लोग रीडिंग लगाएँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कि आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज का आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है, मतलब किस तरीके से समाज जो आगे बढ़ रहा है, राज्य जो आगे बढ़ रहा है, तो क्या आकांक्षा, क्या उद्देश्यों के साथ, क्या लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ेगा।
किस पुराने संविधान साधारणतः निर्णय लेने की शक्तियों का आवंटन, सरकार के अंगों के गठन एवं अधिकार और सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण लगाने का ही कार्य करते थे, किया जाता था। जैसे हम लोग देखिए अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए, जिन समाज में नाना प्रकार की असमानताओं असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं। भारत में हमारे पास क्या है? असमानताएं देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन है। तरह तरह के जो जाति के लोग हैं, हर तरह के तकवे के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हर तरह के किस्म के जाति के लोग हैं। यहाँ तरह-तरह की असमानताएँ देखनी पड़ती है, देखी जाती है। यहाँ संविधान की लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहाँ लोगों की आकांक्षाएँ क्या होनी चाहिए? जो गरीबी व्यक्त है, अगर वो गरीबी है, तो हम कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठे? किस तरीके का कार्य करना चाहिए? वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो असमानता और गरीबी की विभिन्न रूपों से निपट सके। आई बात समझ में? ये हो गया, ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। यानी समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य जो है, इसको आप शॉर्टकट इसको लेंगे। आगे क्या होना चाहिए, आगे आप जैसे रीडिंग डालेंगे इसमें से तो आपको समझ में आ जाएगी इस बात को पूरे तरीके से। मैं यहाँ पूरे लाइन बाय लाइन नहीं चलूँगा, इसका जस्ट आप लोगों को बताते जा रहा हूँ कि इस जस्ट से आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन-कौन से ऐसे उपरोक्त कार्य हैं, किसके ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान दें। जो चौथा काम क्या है, कार्य क्या है हमारा? संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। आई बात समझ में? यानी इसमें क्या हो गया? आम जनता की मौलिक पहचान, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, संविधान का चौथा काम ये है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जो आम जनता की जो लक्ष्य है, आम जनता की जो जीवन पद्धति है, उसको वो पूरा करे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यह संविधान का सर्वप्रमुख कार्य है। यह किसी देश की आम जनता को पहचान देने का माध्यम है। यूं किसी देश के प्रत्येक नागरिक की अलग अलग पहचान हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में उनकी पहचान संविधान से ही मिलती है। संविधान में उल्लिखित नियमों और सिद्धांतों के तहत शासित होने से राजी होकर व्यक्ति अपनी राजनीतिक पहचान बनाता है। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं, जो कार्य, जो स्पेशली हमने बोला कि समाज के लिए जो यहाँ जितने भी वर्क है संविधान का, वो क्या है, इसको देखना है। राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान, राष्ट्र की बुनियादी पहचान देना होता है। यानी आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर संविधान का कार्य के रूप में देखें, हम लोग बोले ना कि संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान क्यों क्यों जरूरी है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान देने के लिए। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे और संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है। लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर, जो पूरी जनता जिस नियम के ऊपर सहमत हो, वैसे सिद्धांत हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। याद रहेगा। और दूसरा ये है कि संवैधानिक, दूसरा जो इसमें से अगर हम ये देखें तो दूसरा इसमें से क्या चीज आ गया? दूसरा, संविधान ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें अंतर्गत हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं।
हमारे व्यक्तिगत आकांक्षा क्या है, लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रताओं जो हम स्वतंत्र हैं कि नहीं, हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, अधिकार जो है। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर ही दर्ज है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। और तीसरा और अंतिम शायद ये संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग-अलग संविधानों में अलग-अलग ढंग की होती है। ठीक है? ये हो गई हमारे जो संविधान के मूलभूत, अगर हम बोले, जो हमारे लिए कार्य जितना भी है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो हमने आगे देखा अभी, जो कार्य थे संविधान के कार्य, जो मेनली हमारे लिए पहुंचे। अब यहाँ है हम कहाँ पहुंचे, क्या समझे, देखिए नीचे जो दिए गए हैं, नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताया कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। ये आप लोग करेंगे इसमें से देखते हुए कौन कौन से कार्य किस तरीके से स्टूडेंट आप लोग का काम है, आप लोग इसमें करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ बात बताने के पहले देखिए आज जिस मतलब क्लासेस में हम जो चीज़ और मेन कुछ आप लोगों को बताकर जो ये कार्य क्लास जो है अभी फिलहाल यहाँ समाप्त करेंगे, वो ये है कि एक उत्तम संविधान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। देखिए बुक्स में जो भी है संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका, यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, प्रचलन लाने का तरीका कैसे है, यानी कैसे इसका निर्माण विकास कैसे किस तरीके से हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस क्लास को ओवर करने के पहले एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक अच्छा संविधान जो है अगर बन सकता है, उसकी विशेषताएं क्या होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे एक अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या है, संविधान को राज्य के संगठन, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों की शक्तियों तथा नागरिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जो भी चीज संविधान कह रहा है वो उसमें स्पष्टता उसकी विवेचना करनी चाहिए, होनी चाहिए। निश्चितता यानी डेफिनेटनेस, संविधान में संभवतः हर विषय का निश्चित विवरण रहना चाहिए। इससे कानून को समझने में आसानी होती है तथा उसकी सुरक्षा संभव होती है। ठीक है। व्यापकता, व्यापकता का मतलब है विस्तृत, जो बात बोले, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यहाँ संविधान को व्यापक होना चाहिए ताकि संपूर्ण सरकारी क्षेत्र इसके अंदर आ जाए, जितने भी सरकार के क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आ जाए, और समान कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटे नहीं। समान रूप से कम सभी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने के प्रबंध तथा राज्य के मूलभूत संगठन का एक ढांचा, जिसको खाका बोले, तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सूक्ष्मता। सूक्ष्मता मतलब है कि ब्रेविटी। संविधान को अधिक विस्तृत एवं विवरणात्मक नहीं होना चाहिए, अधिक विस्तृत भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा विवरणात्मक नहीं होना चाहिए। विवरणात्मक संविधान बहुत विशाल हो जाता है। संविधान को यथासंभव सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल उसमें बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो चाहे तो हम अपने आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट एक जो और पॉइंट्स मैं बोलूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, सुपरिवर्तनशीलता। सुपरिवर्तनशीलता, इसका मतलब क्या हो गया, उत्तम संविधान वह है जो समय की मांग को परिलक्षित करे, समय के अनुसार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकारों की घोषणा, उसमें क्लियरली ये घोषणा किया जाए कि व्यक्ति यानी नागरिकों का, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या है। संविधान का एक अंतिम उद्देश्य नागरिकों का हित है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक संविधान को ही उत्तम संविधान कहा जाता है। और लास्ट एक पॉइंट्स और मैं बोलूंगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। न्याय जो है वो पार्शियल नहीं हो, एक पक्षीय नहीं हो, यानी उसमें क्या हो, उसमें स्वतंत्र हो वो न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान का अभिभावक तथा नागरिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए संविधान में उसकी स्वतंत्रता की गारंटी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।
ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने कुछ देखिए आज के क्लास में आप लोगों को डेफिनेशंस भी कुछ कहा और जो आपके बुक्स के जो चीज़ें थी, जो कि संविधान के जो कार्य था, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। फिर आगे हम लोग चलेंगे एक क्लास में और आई होप सो कि वहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ मुख्य चीज़ें जो थी, जैसे अभी हमने बताया कि संविधान के कुछ अच्छे संविधान की कुछ विशेषताएँ भी है, उसको आप लोग नोट करके रखेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो चीज़ है वो बाद की क्लास में देखेंगे। चलिए फिर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा पहला अध्याय जो था संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में जितना हो सका इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। कुछ अहम चीज़ें जो थी वह मैंने बताया आप लोगों को, जैसे संविधान के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफिनेशन था, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लिखवा दिया। साथ ही कुछ विशेष कारणों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, चर्चा किया, संविधान का महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज इतना ही सा चीज था आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक रीडिंग लगाएंगे और इसके तहत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन निकल सकता है खुद से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आगे सारा नोट्स तो आप लोगों को अपने ग्रुप में मिल ही जाएगा, वो मैं टाइम टू टाइम दे देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा कुछ नई चीजों को लेकर। तब तक के लिए हमेशा एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि लक्ष्य जो है 75% की प्राप्ति, उसको कभी नहीं भूलना है। हिट द टारगेट ऑलवेज, हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। पढ़ाई अच्छे से करें, नियमित करें, रेगुलरली पढ़ाई करेंगे और हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।